हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन ने पैंगोंग झील के पास बनाई सेना की चौकी। सैटेलाइट तस्वीरों में नया खुलासा। जी हां दोस्तों, आखिर कौन सी साजिश रच रहा है ड्रैगन, सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे LAC के पास भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास। अब घबराए चीन को आया 25 साल पुराना ये समझौता याद। बताएंगे दोस्तों रोते हुए चाइना ने क्या कहा है भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास को लेकर दोस्तों, वो भी चाइना के बॉर्डर के पास। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर पहली बार पाकिस्तानी पूर्व PM इमरान खान ने असीम मुनीर के रक्षा सेना प्रमुख जनरल बनने पर दिया है बयान। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इमरान खान ने दोस्तों। साथ ही गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबरें आ रही है, आप सभी के लिए खुशखबरी की खबर है, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों अपने भारत का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं भारत की विदेश नीति मोदी जी की वजह से नंबर 1 बन चुकी है और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन ने पैंगोंग झील के पास बनाई नई सेना की चौकी। सैटेलाइट तस्वीरों में नया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब नई मिलिट्री पोस्ट तैयार कर ली है। अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको ने कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ये बात कही है। माना यह जा रहा है कि ये नया कदम चीन की उस मंशा को दर्शाता है जिसके तहत वो लंबे समय से टकराव जारी रखने का मन बना चुका है। भारत और चीन के बीच मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में टकराव शुरू हुआ था। उस साल जून में यह टकराव एक नए स्तर पर पहुंच गया जब गलवान घाटी में भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के सैनिकों के बीच हिंसा हुई। उस घटना में भारत के 20 सैनिक मारे गए थे। दोनों देशों के बीच कई राउंड वार्ताएं हो चुकी हैं। जुलाई में 16वें दौर की कमांडर लेवल वार्ता में चीन ने वादा किया था कि उसकी सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन ये नया घटनाक्रम परेशान करने वाला है। जी हां दोस्तों, चाइना पावर प्रोजेक्ट के तहत आने वाले सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की तरफ से आई इन तस्वीरों को नोट शेख दिल्ली के साथ शेयर किया गया है। दोस्तों, इन तस्वीरों से साफ पता लगा है कि PLA ने पैंगोंग झील पर हेडक्वार्टर्स और एक मिलिट्री पोस्ट तैयार कर लिया है, जहां पर कुछ सैनिक देखे जाते हैं। पैंगोंग झील पूर्वी लद्दाख का वो हिस्सा है जो चीन और भारत के बीच बटा हुआ है। CSIS की माने तो हिमालय क्षेत्र में इस हेडक्वार्टर पर सेना की एक डिवीजन आ सकती है। जिस तरह से यहाँ पर गतिविधियां हो रही हैं और इसका जो आकार है उसके बाद तो ये आसानी से कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, माना जा रहा है कि ये नया ढांचा किसी फॉरवर्ड कमांड पोस्ट के तौर पर है। साफ है कि चीन इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को आसान बनाने के मकसद से आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और लंबे समय तक टिकने का भी चाइना प्लान बना रहा है। ऐसे में अब भारतीय सेनाओं को क्या जवाब देना चाहिए दोस्तों चाइना के इस मंसूबे को लेकर, वो भी उसी के अंदाज में अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर करिएगा ताकि हर कोई इसका जवाब दे सके। दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की जाए LAC के पास भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास, जिससे घबराए चाइना को अब याद आया 25 साल पुराना समझौता। यानी कि दोस्तों, चाइना कुछ भी करे तो वाह वाह और भारत कुछ भी करे तो गलत काम। यही रणनीति पर चाइना काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां भारत और अमेरिका के बीच चल रहे सैन्य अभ्यास में से चीन घबरा गया है। दोस्तों, उसने बुधवार को कहा है कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का विरोध करता है और ये नई दिल्ली और बीजिंग के बीच हस्ताक्षरित 2 सीमा समझौतों की भावना का उल्लंघन है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध का अभ्यास का 18वां संस्करण वर्तमान जारी है और इसका उद्देश्य शांति स्थापना और आपदा राहत कार्यों में दोनों सेनाओं के बीच पारस्परिकता और शांति को बढ़ाना और विशेषज्ञता साझा करना है। जी हाँ दोस्तों, करीब 2 हफ्ते चलने वाला ये युद्धाभ्यास हाल में शुरू हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने यहाँ मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन भारत सीमा पर LAC के करीब भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 1993 और 1966 में चीन और भारत के बीच हुए समझौते की भावना का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान के एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये चीन और भारत के बीच आपसी विश्वास को पूरा नहीं करता है। यानी कि दोस्तों, जिस प्रकार से चीन ने पैंगोंग झील के पास नई सेना चौकी बनाई है दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों में ये पता चला है जो हमने आपको शुरू में बताया है। ऐसे में चाइना को ये सब चीजें नहीं दिखाई देती हैं दोस्तों, उसको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन भारत जब अमेरिका के साथ अब सीमा पर अभ्यास कर रहा है दोस्तों, तो उसके लिए अब चाइना
भारत को 25 साल पुराना समझौता याद दिला रहा है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों, अब एक सटीक जवाब चाइना को जरूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारी इस मेहनत के लिए। बात करते हैं एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आतंकवाद पर एक और बड़ी सफलता, आईएसआईएस सरगना अल कुरैशी हुआ ढेर, नए लीडर का ऐलान। जी हां दोस्तों, इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस समूह का नेता अबू अल हासन अल हाशमी अल कुरैशी हाल में लड़ाई में मारा गया है। दोस्तों ये जानकारी समूह के प्रवक्ता ने बुधवार को जारी एक ऑडियो में दिया है। अल कुरैशी के बारे में कम ही जानकारी है, जिसने फरवरी में उत्तर पश्चिमी सीरिया में अमेरिका के एक हमले में अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी की मौत के बाद समूह का कामकाज संभाला था। जी हाँ दोस्तों, अल कुरैशी इस साल मारा जाने वाला इस समूह का दूसरा नेता है और ये इस समूह के लिए बड़ा झटका है। जी हाँ, किसी ने उसकी मौत की जिम्मेदारी नहीं ली है। आईएस प्रवक्ता अबू उमर अल मुजाहिर ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब आईएस सीरिया और इराक के हिस्सों में घातक हमलों को अंजाम देने की फिराक में है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी सेना पर इमरान खान का बड़ा तंज। नए सेना प्रमुख से कहा, भूलिए मत आप नौकर हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना जनता की सेवक बने, जिन्ना का संदेश याद दिला। इमरान खान ने जनरल असीम मुनीर को दी बधाई। बता दें, पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यहाँ सियासी घमासान और तेज हो जाएगा। वहीं जाते जाते पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह संदेश भी दिया था, सेना का दखल सरकार में नहीं होना चाहिए। अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी जनरल आसिम मुनीर को संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वो जनता और सरकार के बीच कम हो रहे भरोसे को बढ़ाने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने कहा है कि हम जनरल साहिर शमशद मिर्जा को नया CJCSC और जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किए जाने पर बधाई देते हैं। उम्मीद है कि ये नया नेतृत्व जनता में कम हो रहे सरकार के प्रति भरोसे के लिए कुछ करेगा। पिछले 8 महीने में जनता ने सरकार में भरोसा खो दिया है। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कोट करते हुए कहा कि भूले नहीं कि सेना देश के लोगों की सेवक है और इसकी भूमिका राष्ट्रीय नीति बनाने में नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इमरान खान का ये बयान असीम मुनीर को लेकर दोस्तों आप लोगों की क्या राय हो सकती है? आखिर किस तरह से तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान दोस्तों? आखिर जताना क्या चाहते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ आ रहा हो तो बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहाँ पीओके वापस लेना संसद का संकल्प है, वहाँ के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह का सबसे बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोले तो पीओके को वापस लाने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लाना संसद का संकल्प है। वहाँ ऐसे हालात है कि लोग पाकिस्तान के ही खिलाफ जा चुके हैं। और इसी के साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि हम गुजरात चुनाव में भी रिकॉर्ड वोटों से बढ़त और जीत हासिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पीओके को लेकर राजनाथ सिंह का जो बयान है दोस्तों, ऐसे में आप क्या समझते हैं? क्या जल्द ही पीओके फिर से भारत का होने वाला है? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ते और खबर की तरफ, जहां पर रशिया का बड़ा दावा, यूक्रेन के बखमुत के पास 2 गांवों पर किया कब्जा। बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 9 महीने से ज्यादा समय से युद्ध अभी जारी है। हालांकि इसका नतीजा अभी कुछ नहीं निकला है। रशिया के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो वहीं यूक्रेन भी इन हमलों को पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। इन सभी चीजों के बीच रशिया की सेना ने बुधवार बोले तो 30 नवंबर 2022 को दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 2 गांवों पर कब्जा किया है। रशिया की सेना ने कहा है कि उसने बखमुत के संकटग्रस्त शहर के पास पूर्वी यूक्रेन की 2 बस्तियों पर कब्जा कर लिया और जिस पर रशिया इस गर्मी से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। रूसी सेना ने अपनी डेली ब्रीफिंग में कहा है कि डोनेट्स क्षेत्र में आक्रामक कार्रवाइयों के बाद रूसी सैनिकों ने बिलो, गोरीवाका और पर्स ट्रावनिया की बस्तियों को पूरी तरह से मुक्त करा लिया है। बात करते हैं इसी से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां पर यूक्रेन में मारे गए 160 रूसी जनरल और कर्नल, 1 लाख से ज्यादा सैनिक भी मारे गए हैं। दोस्तों फिर भी लड़ते रहेंगे क्या पुतिन? बता दें, यूक्रेन को महज 1 हफ्ते में जीतने का दावा करने वाली रशिया की सेना को युद्ध के मैदान में भयानक नुकसान उठाना पड़ा है और दावा किया गया है कि 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए यूक्रेन युद्ध में अभी तक व्लादिमीर पुतिन की सेना के 1500 से ज्यादा सैन्य अफसर मारे जा चुके हैं, जिनमें 160 से ज्यादा जनरल और कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि क्रेमलिन ने अभी तक अपनी सेना को हुए नुकसान को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध रूसी सैनिकों के लिए कब्रगाह बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, रूसी सैनिकों के मारे जाने को लेकर रशिया की तरफ से सबसे लेटेस्ट आंकड़ा सितंबर महीने में दिया गया था, जब रशिया के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा था कि युद्ध
युद्ध में अभी तक 5397 रूसी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रिपोर्टों में आकाश पाताल का अंतर है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मार्क मिले ने कहा था कि युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन रशिया दोनों ही देशों ने एक लाख से ज्यादा सैनिकों को खो दिया है। जनरल मार्क मिले ने कहा था कि सिर्फ रशिया के ही 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं मारे गए, बल्कि हमारा भी अनुमान है कि यूक्रेन के भी 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। वहां पर काफी ज्यादा मानवीय पीड़ा है। बढ़ते एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर चीन को बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी में है थाईलैंड। कहा मांग पूरी करो नहीं तो डील कैंसिल। जी हाँ, थाईलैंड चीन को बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी में है। उसका कहना है कि अगर चीन अपने वादे पर खरा नहीं उतरा तो वो एक बड़ी डील कैंसिल कर देगा। थाईलैंड की सरकार ने अपनी बात फिर से दोहराते हुए कहा है कि अगर खरीद की शर्तों को पूरा नहीं किया जा सकता है तो वो सुस्त पड़ी चीनी पनडुब्बी सौदे को रद्द करने के लिए तैयार है। अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचार पत्र द बैंकॉक पोस्ट के अनुसार थाईलैंड नौसेना के कमांडर इन चीफ एडम चोंग चाई चोम चोंग पेट ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर खरीद की शर्तें फायदेमंद नहीं है तो वे चीन के साथ अपनी पनडुब्बी खरीद परियोजना से बाहर निकलने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर भारत चीन संबंधों में दखल अंदाजी ना करे अमेरिका। ड्रैगन ने पेंटागन को दी बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंध काफी खराब हुए हैं। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी संबंध पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। अमेरिका लगातार ये बात दोहराता रहता है कि दोनों देशों के संबंधों पर उसकी नजर है। इसी बीच पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को भारत के साथ उसके संबंधों में दखल अंदाजी न करने की चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ अपने गतिरोध के दौरान चीनी अधिकारियों ने संकट की गंभीरता को कम करने की कोशिश की है। रिपोर्ट में एलएसी की स्थिरता को बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पेंटागन ने चीनी सैन्य निर्माण पर अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को नजदीक आने से रोकने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका का ब्रह्मास्त्र खरीदेगा जापान। उत्तर कोरिया से बचाएगी 500 टॉम हॉक मिसाइल। बता दें, अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों को जापान खरीदने की तैयारी में है। जापान का रक्षा मंत्रालय 2027 तक 500 मिसाइल खरीदने का विचार बना रहा है। जवाबी हमले में तेजी लाने के लिए जापान तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 नवंबर को प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात में इस योजना को आगे बढ़ाने की पुष्टि की थी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसकी सहयोगी कमेटी ने जवाबी हमले की क्षमता बढ़ाने पर सहमति जताई है, जो दुश्मन के मिसाइल लॉन्च साइट को टारगेट कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर सियासी और आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की एक और बड़ी मुसीबत, टीटीपी ने कर दिया युद्ध का ऐलान। बता दें, आर्थिक और सियासी संकट से घिरे पाकिस्तान के सामने एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान खुद आतंक की बारूद के ढेर पर बैठा है। पाकिस्तान तालिबान ने यहाँ युद्ध का ऐलान कर दिया है। जून में पाकिस्तान तालिबान और सरकार के बीच सीज फायर का समझौता हुआ था, लेकिन अब क्वेटा में विस्फोट करके पाकिस्तान तालिबान में मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने बलूचिस्तान में पुलिस को टारगेट करके अपने प्रवक्ता अब्दुल वाली की हत्या का बदला लिया है। पाकिस्तान में बैन आतंकी संगठन ने अपने लड़ाकों को हमला करने का आदेश दे दिया है। खास बात दोस्तों ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति हुई है। ऐसे में देखना है कि पाकिस्तानी सेना तालिबान से निपटने के लिए क्या उपाय निकालेगी। जी हाँ दोस्तों, आप अगर गेस कर सकते हैं दोस्तों तो बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता इस पर, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। बात करते हैं और खबर की, जहां सऊदी अरब ने पुराने दोस्त अमेरिका को दे दिया दूसरा तगड़ा झटका। खाड़ी देशों के सम्मेलन में शी जिनपिंग को न्योता। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और सऊदी अरब लंबे समय से दोस्त रहे हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दोनों देशों में तनाव पैदा हो गया है। तेल के उत्पादन को कम करने के बाद अब सऊदी अरबिया अमेरिका को दूसरा झटका देने जा रहा है। सऊदी अरबिया में होने वाले अरब देशों के सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया गया है। बीते 7 साल में पहली बार वो इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तेल के उत्पादन में सऊदी और रशिया के नेतृत्व वाले ओपेक प्लस संगठन ने कटौती का फैसला किया है, और जिस पर अमेरिका को बड़ा ऐतराज था, लेकिन सऊदी अरब ने रूस का ही साथ दिया। लंबे समय से अमेरिका और सऊदी अरब दोस्त रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये फैसला सऊदी अरबिया का अमेरिका के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां भारत ने मालदीव को दी 10 करोड़
करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद। अब्दुल्ला शाहिद ने हिंदी में कहा शुक्रिया, कहा दोस्ती गहरी है हमारी। जी हाँ दोस्तों, भारत ने मालदीव को आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए 10 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता दी है। इसी को लेकर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो भारत के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने हिंदी भाषा में ही भारत और मालदीव के रिश्ते को लेकर कुछ लाइन कही और भारत का शुक्रिया अदा किया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में अब्दुल्ला शाहिद कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती मजबूत है, इसीलिए अब तक है। हमारी दोस्ती गहरी है, इसीलिए इसकी सराहना हर कोई करता है। दोस्ती वक्त की तरह चलती है और दोस्ती हम जैसी हो तो इतिहास बन जाती है। उन्होंने मालदीव में विदेश मंत्रालय में आयोजित समारोह की एक तस्वीर भी शेयर किया है। इसमें भारत के उच्चायुक्त मुनु महावर उन्हें चेक सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर अफगानिस्तान के एक मदरसे में नमाज के बाद बड़ा विस्फोट, कम से कम 15 लोगों की मौत की खबर, 27 घायल। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान एक बार फिर दहल उठा है। बुधवार को उत्तरी अफगानिस्तान के एक मदरसे में बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ, मृतकों और घायलों में अधिकतर बच्चे शामिल है। बात करते एक और खबर की दोस्तों, जहां पर पेंटागन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, साल 2035 में चीन के पास 1500 परमाणु आयुध भंडार होंगे। बड़ी अमेरिका की टेंशन। बता दें, चीन को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन खतरनाक तरीके से परमाणु विस्तार करने में लगा हुआ है। अगर जिनपिंग की सेना इसी तरह से काम करती रही तो चीन के पास 2035 तक करीब 1500 परमाणु आयुध भंडार होने की संभावना है। अभी उसके पास अनुमानित रूप से 400 आयुध भंडार हैं। चीन के महत्वाकांक्षी सैन्य कार्यक्रम को लेकर पेंटागन की रिपोर्ट में यह सबसे बड़ी जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिलिस्तीन के लिए अटूट समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई है। कहा हमारा साझा इतिहास है। जी हाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को फिलिस्तीन के लिए भारत के अटूट समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराया है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता प्रदर्शित रखे गए दिन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने वाले इस दिन पर मैं फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के अटूट समर्थन को दोहराता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत और फिलिस्तीन के दोस्ताना लोगों के साथ ऐतिहासिक साझा संबंध है। हमने हमेशा आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास खोज रहे फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन किया है। हमें उम्मीद है कि फिलिस्तीन और इजरायली पक्ष के बीच सीधी बातचीत होगी और वो एक समग्र और आपसी सहमति वाला उपाय खोज लेंगे। बढ़ते एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता से पहले गुटेरस से मिली रुचिरा कंबोज, भारत की प्राथमिकताओं पर हुई चर्चा। बता दें, भारत एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने जा रहा है। आज यानी गुरुवार को भारत को दिसंबर महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता सौंप दी जाएगी और इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कैरोसिक से मुलाकात किया। इस मुलाकात के बाद रुचिरा कंबोज ने ट्वीट करके बताया है कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात करके खुशी हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में की अध्यक्षता से पहले भारत की प्राथमिकताओं और अन्य कार्यक्रमों पर चर्चाएं हुई। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर नहीं रहे चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन, 96 साल की उम्र में हुआ निधन। बता दें, चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक वे ल्यूकेमिया बीमारी से पीड़ित थे, जिसके कारण उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। बीमारी के चलते ही बुधवार 30 नवंबर 2022 को उनकी मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी से दे दिया इस्तीफा, चैनल खरीदने के करीब पहुंचा अडानी समूह। बता दें, एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी हिंदी के जाने माने चेहरे रवीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई कार्यक्रमों को होस्ट किया, जिनमें हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात और प्राइम टाइम शामिल है। रवीश कुमार को 2 बार पत्रकारिता में योगदान के लिए रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पुरस्कार और 2019 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, अब ऐसे में रवीश के इस्तीफे के बाद एनडीटीवी ग्रुप की प्रेसिडेंट
अपर्णा सिंह ने कहा कि रवीश जितना लोगों को प्रभावित करने वाले थे वैसे पत्रकार बहुत कुछ ही है, लेकिन फिलहाल दोस्तों उनके इस्तीफे की क्या वजह है, रियल वजह उस समझ में और सामने नहीं आया है। दोस्तों फिलहाल आपको क्या लगता है रवीश कुमार के इस्तीफे को लेकर? दोस्तों बताइएगा जरूर, क्या उनका इस्तीफा देना ठीक रहा दोस्तों या फिर गलत? आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता रवीश कुमार के इस्तीफे को लेकर। बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर गुजरात में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी सट्टेबाजों ने लगाया ये अनुमान। बता दे सट्टा बाजार चलाने वाले सटोरियों ने भविष्यवाणी की है कि गुजरात के लोग बीजेपी को फिर से सत्ता में देख सकते हैं। उन्होंने 182 सदस्यीय विधानसभा में भगवा पार्टी यानी बीजेपी के लिए 125 सीटों का अनुमान लगाया है। सट्टा बाजार 125 सीटों के बड़े बहुमत के साथ गुजरात में बीजेपी की सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी कर रहा है। नाम न बताने की शर्त पर एक बुकी ने न्यूज एजेंसी IANS से कहा कि गुजरात चुनाव 2022 की हमारी गणना के अनुसार हम बीजेपी को 125 से 139, कांग्रेस को 40 से 50 और आम आदमी पार्टी को केवल 6 से 7 की भविष्यवाणी कर रहे हैं। सीटों के हिसाब से हम बीजेपी सरकार को लगभग 40 पैसे, कांग्रेस को 4 रुपए 50 पैसे और आम आदमी पार्टी को 25 रुपए दे रहे हैं। ये हमारी गणना पर आधारित है। सट्टेबाजों के मुताबिक कांग्रेस को अधिकतम 50 सीटें और आम आदमी पार्टी को करीब 6 सीटें मिलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सटोरियो ने कहा है कि गुजरात में वो इस बात पर भी दाव लगा रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी। सट्टेबाज ने कहा कि बीजेपी राज्य में दूसरे से आगे है। बीजेपी सरकार बनाने की कीमत 40 पैसे है, कांग्रेस की कीमत 1 रुपए 60 पैसे है और आम आदमी पार्टी सरकार के लिए 10 रुपए है। चूंकि वो मानते हैं कि बीजेपी के सत्ता में बने रहने की सबसे अधिक संभावना है, इसीलिए उन्होंने पार्टी की कीमत कम रखी है ताकि उन्हें अधिक पैसा ना देना पड़े, क्योंकि बीजेपी जीतेगी ऐसा उनका मानना है। ऐसे में दोस्तों जो पार्टी जितनी महंगी रुपए में बिक रही है इसका मतलब उसके जीतने की संभावना बेहद कम है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? क्या इन सटोरियो द्वारा किए गए इस सर्वे का आप अपने हिसाब आकलन करके दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आपके हिसाब से कौन होगा इस बार गुजरात का विनर, बताइएगा जरूर दोस्तों। बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इस बार टूटेगा रिकॉर्ड, कट्टरपंथ पर पाबंदी लगानी जरूरी। जी हाँ, अमित शाह का बड़ा बयान। बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर यानी गुरुवार को होनी है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह जी ने दावा किया है कि गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। TV9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह जी ने कहा है कि हम प्रचंड बहुमत के साथ न केवल सरकार बनाएंगे बल्कि सारे रिकॉर्ड भी तोड़ डालेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात में हमारे ऐतिहासिक जीत होगी। इसी के साथ उन्होंने और भी कई मुद्दों पर बात किया। जी हाँ दोस्तों, कट्टरपंथ पर पाबंदी लगाने को लेकर किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि कट्टरपंथ पर सख्त पाबंदी लगाना बेहद जरूरी है। सभी राज्य सरकारों को मिलकर इसमें निर्णय करना है। उन्होंने कहा है कि कट्टरपंथ को पहले ही दबा देना चाहिए। कट्टरपंथ कौमी दंगे और टेररिज्म के पहले का स्टेज है। अगर उसी समय दबा दिया जाता है तो आगे की नौबत ही नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर उत्तराखंड में धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा, महिलाओं को 30% आरक्षण का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने बुधवार को बिना शोरगुल के महिला आरक्षण, धर्म स्वतंत्रता और विनियोग विधेयक सहित कुल 15 विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिए हैं। इन अहम विधेयकों पर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद ये सब कानून बन जाएंगे। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण के लिए विधेयक पास होने की एक बड़ी अड़चन दूर हो गई है। अभी तक महिलाओं को आरक्षण की सुविधा एक सरकारी आदेश के जरिए मिल रही थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर गैस के दाम को लेकर आई बड़ी खबर की बात सामने। कीमतें निर्धारित करने में हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हाँ, हर घर की रसोई में सिलेंडर गैस काफी उपयोगी होती है। गैस सिलेंडर हालांकि इसके दाम पहले की तुलना में काफी बढ़ गए हैं और इसी बीच सरकार की ओर से गैस कीमत समीक्षा समिति बनाई गई थी। अब इस समिति की रिपोर्ट सामने आ गई है। वहीं गैस कीमत पर पारीख समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। साथ ही इस रिपोर्ट में गैस कीमत निर्धारण की खुली छूट देने का सुझाव दिया गया है। जी हाँ, हर घर की रसोई में गैस सिलेंडर काफी उपयोगी होती है। हालांकि सिलेंडर गैस के दाम पहले की तुलना में काफी बढ़ गए हैं। इस बीच सरकार की ओर से गैस कीमत समीक्षा समिति बनाई गई थी। अब इस समिति की रिपोर्ट सामने आ गई है। साथ ही समिति की ओर से परंपरागत गैस क्षेत्रों के लिए एक आधार और अधिकतम कीमत तय करने का सुझाव देने के साथ ही जनवरी 2026 से मूल्य निर्धारित की खुली छूट देने की सिफारिश की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।